हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कर रहे हैं 6th यूनिट स्टाफिंग। ठीक है, अभी तक हमने मैनेजमेंट के जो फंक्शन किए, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन हमने ये डिसाइड किया हम क्या, कैसे, कब और कौन करने वाला है। प्लानिंग हमने की। प्लानिंग के नेक्स्ट हमने किया ऑर्गेनाइजिंग। हमने वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करी अपने जितने भी पोस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बीच में। उसके बाद प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब तीसरा स्टेप स्टाफिंग। चैप्टर वाइज देखें तो ये हमारे 6th यूनिट हो जाती है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग जो है इसमें हम किस तरीके से करने वाले हैं, ये चीज़ों को ध्यान से समझना है। देखिए, इसकी शुरुआत में ही एक बड़ा अच्छा कोट दिया हुआ है नारायण मूर्ति जो है फॉर्मर CEO ऑफ इन्फोसिस, उनकी तरफ से। आवर असेट्स वॉक आउट ऑफ डोर each evening we have to ensure that they come back in next morning। मैंने कहा एक हमारी एसेट्स हैं जो हर शाम दरवाजे से बाहर जाएंगी और हमें ये इंश्योर करना है कि वो वापस आए। ये कौन सी एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ह्यूमन एसेट्स के बारे में, यानी लोगों के बारे में। इन्फोसिस की केस स्टडी में यहाँ पर दिया हुआ, इन्फोसिस जो प्रेजेंट लेवल तक पहुँची अपने सक्सेस में, या इतना कॉम्पिटिटिवली हाई वो कंपनी आज तक बनी हुई है, उसके एक बहुत रीज़न है कि उन्होंने अपनी इस एसेट्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। चाहे इसको रिक्रूट करना, लेकर आना था, चाहे इसको रिटेन करना था, चाहे इसको ट्रेन करना था। आज हम सारा चैप्टर उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग है क्या। देखिए, हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। आपने ये यूनिट कर ली है पर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो आप इसको करने के बाद जब रीडिंग करेंगे तो आपकी ज़रूर हेल्प होगी। देखिए, अब स्टाफिंग जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। स्टाफिंग में हमें ये समझना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होती हैं उसकी ह्यूमन वर्कफोर्स। और उसकी वर्कफोर्स अगर कम्पिटेंट है, लायक है, वेल ट्रेंड है और वेल मोटिवेटेड है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट अचीव करा सकती है ऑर्गेनाइजेशन को भी, और उसके सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकती है। तो यहाँ पर है स्टाफिंग की हम मीनिंग समझते हैं। स्टाफिंग का जो मीनिंग है, 3 चीज़ें हम हैं। ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग। पहली चीज़ है ऑब्टेन करना है, दूसरी चीज़ है यूटिलाइज करना है, और तीसरी चीज़ करना है मेंटेन करना है। किसको? तो हम यहाँ पर ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग वर्कफोर्स, जो सही हमारी वर्कफोर्स है, मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। ऑब्टेनिंग राइट काइंड ऑफ पीपल, सही तरीके के लोगों को लेकर आना, उनको यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशन में, उनको उनके काम पर लगाना, और मेंटेन करना, रिटेन करना, यही हमारी स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग की डेफिनेशन बहुत सारी रहेंगी। स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉम्पिटेंट पीपल एंड देन रिटेनिंग दैम। सही लोगों को लेकर आना और उनको बनाए रखना, उनसे सही काम करवा लेना। यूटिलाइज करना, OUM, ऑब्टेनिंग राइट काइंड ऑफ पीपल, यूटिलाइजिंग मैन पावर। कई बार देखा जाता है सिस्टम में अच्छे लोग आ जाते हैं लेकिन हम उनको सही काम नहीं देते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी का पूरा हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते हैं। तो यूटिलाइज करना है और उनको मेंटेन करके रखता है। अगर जल्दी जल्दी लोग काम छोड़कर चले जाते हैं तभी भी स्टाफिंग का फंक्शन इसका मतलब ठीक नहीं जा रहा है। तो ये हमारा स्टाफिंग का जो है फंक्शन का मीनिंग रहेगा। ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री तरीके से एक तरीके की सेटिस्फाइड है और वर्कफोर्स जो है और वो अच्छे लेवल पर काम करती रही, यही हमारे स्टाफिंग में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। पहले कर लेते हैं। स्टाफिंग सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों होनी चाहिए? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स जो होती है वो उसके लोग ही होते हैं, उसके वर्कफोर्स ही होती है। अगर वर्कफोर्स को हम सही नहीं लेकर आए हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको उनका सही काम नहीं दिया गया है जिस भी करने के वो लायक हैं, या उनकी ट्रेनिंग का लेवल सही नहीं है, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन ठीक नहीं जा रहा है, वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी स्टाफिंग की कमज़ोरी को दिखाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना इम्पोर्टेंट ह्यूमन वर्कफोर्स है उतनी इम्पोर्टेंट और कोई एसेट्स नहीं मानी गई है। तो अब वर्कफोर्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, या स्टाफिंग का ये जो काम है ये हमने इम्पोर्टेंट क्यों माना? देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पुराने लेवल पर देखें या गवर्नमेंट की कई बार बात होती है, उनके फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न है
कि सही लोगों को वही नहीं लेकर आ पाते। आप कितना भी अच्छा स्कूल बना लीजिए, लेकिन और उसके अंदर कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके टीचर्स की क्वालिटी, उनकी ट्रेनिंग का लेवल, उनकी सैलरी कंपनसेशन आप प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो आप उनको बहुत टाइम तक रिटेन नहीं कर पाओगे, या फिर आप उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट अचीव करते नहीं देखोगे। तो स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आज के दिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आज के ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी वर्क फोर्स को रिक्रूट करने से लेकर उनकी ट्रेनिंग पर, प्रमोशन पर इतना सा पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी रीज़न देखिए, ये हम बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। देखिए, सबसे पहले स्टाफिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इट विल इनेबल अस टू गेट और एक्वायर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। कॉम्पिटेंट समर्थ जो कि लायक है आपकी और एजुकेटली वो हैं, डिज़र्व करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना, तो उस तरीके के कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करेंगे हम स्टाफिंग में। परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज की कब बढ़ती है, जब सही लोग आते हैं। वर्क फोर्स की हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी क्यों हमें अच्छी लोगों की ज़रूरत रहेगी, या स्टाफिंग का जो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसको हमें इतना ज़्यादा फोकस में क्यों रखना चाहिए। तो पहली चीज़ हमने कहा कि स्टाफिंग फंक्शन ही इनेबल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को लाने में, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। लोग लाते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें ग्रो करना है, कंटिन्यूसली सर्वाइव करने के लिए। तो जो लोग गए हैं उनकी पोस्ट को टाइमली फिल भी करना रहता है, तो कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए हमें ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, चाहे मैन पावर है, चाहे बाकी रिसोर्सेज हैं, उसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि मैन पावर जो है हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ओवर मैनिंग, अंडर मैनिंग जैसी चीज़ें ना हो, ना ज़रूरत से ज़्यादा, ना ज़रूरत से कम लोग हमारे पास रहने चाहिए। और चीज़ है जॉब सेटिस्फैक्शन और मोराल जो है वो भी हमारा इम्प्रूव होता है। तो ये इंपॉर्टेंस बनती है हमारी। टोटल 5 इंपॉर्टेंस रहेंगी। एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट हम स्टाफिंग में लाते हैं, परफॉर्मेंस, सर्वाइवल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सही रखने के लिए हमें राइट काइंड ऑफ स्टाफिंग फंक्शंस की ज़रूरत रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आती है स्टाफिंग और एचआरएम कौन सी कंसेप्ट है। एचआरएम एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, स्टाफिंग उसका एक सिर्फ हिस्सा है। देखिए, इवोल्यूशन जब हमारा हुआ फैक्ट्री मैनेजमेंट के अंदर, इसमें यहाँ पर एक इवोल्यूशन टॉपिक भी दिया हुआ है। अब देखिए, इवोल्यूशन में क्या हुआ था, शुरू से स्टाफिंग जो है अपने प्रेजेंट लेवल पर नहीं आई थी। सिर्फ शुरू के अंदर क्या हुआ, फैक्ट्री मैनेजमेंट लेवल था, फिर पर्सनल मैनेजर आया, फिर एचआरएम मैनेजर आया। शुरू में ये माना गया कि हाँ, बस वर्कर्स जो हैं उनकी अगर मैनेजमेंट के साथ किसी तरीके के डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको सॉल्व कराने की जिम्मेदारी जो है वो फैक्ट्री मैनेजर की रहेगी। फिर पर्सनल मैनेजर का टाइम आया, जब थोड़े बड़े स्केल पर काम करना शुरू हो गया तो एक परमानेंट पोस्ट बना दी गई जो ट्रेड यूनियन के साथ बात करती रहेगी और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कुछ योजनाएं बनाने में हेल्प करेगी मैनेजमेंट की। एचआरएम का लेवल था जहाँ पर हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़े स्केल पर एक ऑर्गेनाइजेशन में आनी शुरू हो गई। अब हमें ज़रूरत थी एक अलग से डिपार्टमेंट की जो उन सारी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। तो ये इवोल्यूशन में आते हैं हमारे। तो पहले फैक्ट्री मैनेजर होते थे, ठीक है, उसके बाद पर्सनल मैनेजर आए, उसके बाद अब एचआरएम जो है इसका लेवल आ गया। तो अब ये है कि एचआरएम क्या है। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वो एस्पेक्ट है दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। उनसे जुड़े हुए सारे के सारे काम, अब ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हुए सारे काम, उनकी रिक्रूटमेंट हो गई, सिलेक्शन हो गई, ट्रेनिंग हो गई, कंपनसेशन हो गया, ठीक है, उनके कोई झगड़े लग गए कंपनसेशन पर, उनको सेटिस्फाई हम नहीं कर पाए, उस केस में उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, उसको फाइल करने के बाद उसका सामना करना कोर्ट में, और यहाँ पर जितने भी उनकी ग्रीवियंसेस को सॉल्व करना, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना, ये सारे काम जो हैं एचआरएम के थे। जबकि स्टाफिंग सिर्फ उसका एक हिस्सा था जिसमें मेनली 3 काम करते हैं हम, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, और ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट है। यूँ सोच लीजिए किसी भी कंपनी का एचआरएम, उसका क्या काम रहता है, ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी सारे काम हम देखेंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सबसे पहला यही काम आ गया। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना, जॉब एनालिसिस तैयार करना कि किसी भी जॉब को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस, क्या कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहेगी, पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना, जो लोग काम कर रहे हैं टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना,
इवेल्युएट करना कि वो सब काम सही तरीके से कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कॉम्पनसेशन प्लान करना, कंपनीज में जो भी केसेस कंपनी के अगेंस्ट जितने भी कंपनसेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ की तरफ केस आए हैं उनको कोर्ट में डिफेंड करना, ठीक है, उनकी ग्रीवियंसेस कंप्लेंट सॉल्व करना, उनके वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाना, ये सारा काम होता है HRM में। सो HRM बड़ी चीज़ है, स्टाफिंग उसका एक छोटा सा पार्ट हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गई। इसके बाद है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? आप ये सोचिए, आपको अपने ही स्कूल के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ लोगों को लेकर आना है। कहाँ से हम शुरू करते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि चलिए आप ही जो है HRM मैनेजर हो और आपको लोगों को रिक्रूट करना है या उनको लेकर आना है, स्टाफिंग की जिम्मेदारी आप पर है, तो आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है? देखिए, अगर आपसे लोगों को लेकर आना जाए, पहली चीज़ एस्टिमेटिंग ऑफ मैन पावर प्लानिंग। आपको ये तो पता होना चाहिए कितने और किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है। नंबर्स में और क्वालिटी में अगर आपको क्लियर है तो किसकी रिक्रूटमेंट करोगे? सबसे पहली चीज़ है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम इस चीज़ का एस्टिमेट लगाएंगे कि कितने और कितनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हमें लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए हम दो तरीके की स्टडी करते हैं। वर्कलोड स्टडी है, यहाँ पर वर्कलोड स्टडी आती है और एक आती है वर्कफोर्स स्टडी। वर्कलोड स्टडी जो है उसके अंदर हम ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके के और कितने लोग जो हैं वो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपने डिसाइडेड काम जो है हमें उसको करने के लिए। तो वर्कलोड एनालिसिस यहाँ पर है कि सिंपल सी चीज़ आती है। वर्कलोड एनालिसिस, नंबर्स एंड टाइप ऑफ पर्सन नीडेड फॉर द परफॉर्मिंग ए जॉब। आपको कोई भी काम को करने के लिए जब वो एस्टिमेट तैयार करते हो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है टोटल काम को संभालने के लिए। वर्कलोड यानी काम का लोड कितना है, अगर हम उसको इवनली स्प्रेड करें सब में या हम तरीके से उसको करवाना चाहते हैं तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वर्कफोर्स एनालिसिस ये पता करती है कि अभी हमारे पास कितने हैं और हमें और कितने लोगों को लेकर आना पड़ेगा। वर्कफोर्स ये रिवील करती है कि कितने लोग हमारे पास प्रेजेंट में हैं और हमें और ज़्यादा कितने लोगों को नए लेकर आना पड़ेगा। वर्कफोर्स में यहाँ पर बात आ जाती है। टोटल हमें वर्क के हिसाब से 100 लोगों की ज़रूरत है, पता चल रहा है 60 तो हमारे पास है, यानी कि 40 और लोगों को लेकर आने की बात हो गई। सबसे पहला हो गया एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके बाद है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है? न्यूज़पेपर वगैरह हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें जो एडवर्टीजमेंट आती है, जो लोग एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं क्या सबकी जॉब लग जाती है? नहीं। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड देन इनवाइटिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज टुवर्ड द वैकेंट पोस्ट लाइन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके खाली पड़े पद हैं, एक तरीके से आप जो उनकी एडवर्टीजमेंट करते हो, उनको डिस्क्लोज करते हो और लोगों को इनवाइट करते हो उस पर अप्लाई करने के लिए। ये हमारी हो गई रिक्रूटमेंट। हर किसी ने जिसने रिक्रूटमेंट में अप्लाई करा है क्या उसकी जॉब लग जाएगी? सिलेक्शन इज द प्रोसेस नहीं लगेगी। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग रिक्रूटमेंट लिस्ट इनटू 2 पार्ट, दोज हु आर सिलेक्टेड एंड दोज हु आर नॉट। तो सिलेक्शन में हम जो बेस्ट और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। पहले हमने पता लगाया हमें कितने और कैसे लोगों की ज़रूरत है, फिर हमने इनवाइट करी एप्लीकेशंस, फिर हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट होता है लोगों को उनका एक तरीके से काम समझा देना, उनको उनके काम से इंट्रोड्यूस करना, दैट इज़ प्लेसमेंट। और जहाँ तक बात आती है ओरिएंटेशन की, मेकिंग एक्वेंट न्यू एम्प्लॉयज़ टू दी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कल्चर, रूल्स, रेगुलेशन, ये होता है ओरिएंटेशन। जब आप नए लोगों को कंपनी से, उसके हिस्ट्री से, उसके वहाँ के और सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस माहौल से फैमिलियर कर रहे हो, परिचय करा रहे हो, वो हमारा होगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। इसके बाद आती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग है आपको काम को करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए उसको सिखाने की प्रोसेस को ट्रेनिंग कहा। प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग स्किल्स, ठीक है, दैट इज़ नीडेड फॉर रिक्वायर्ड जॉब। जो भी आपके सामने जॉब है, प्रेजेंट जॉब में आपको जो भी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी वही सिखाने की प्रोसेस ट्रेनिंग है। और आप अपने करियर में और आगे बढ़ो, ज़्यादा बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाओ, उसके लिए जो स्किल सेट सिखाया जा रहा होता है वो डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ओवरऑल पर्सनैलिटी, दैट इज़ डेवलपमेंट। और प्रेजेंट जॉब के लिए स्किल सेट इम्प्रूव करना, ट्रेनिंग। इसके बाद ये होता है फिर हमारा PPC,
ठीक है, यहाँ तक ये हमें पहले आता था, अभी और ऐड हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवेल्युएटिंग वंस वर्क। जो भी एक बंदा काम कर रहा है वो काम करेगा जितना उसको आता है, प्लस उसकी विल पावर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं इन स्टाफिंग कि वो जो भी काम कर रहा है वो एजुकेटली कर रहा है, जितनी एक्सपेक्टेशन है उनको मीट कर पा रहा है कि नहीं, ये होगा इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। ये यहाँ पर करते हैं। आगे का जो प्रमोशन होगा वो सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ गया प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में आगे लेकर जाना, करियर प्लानिंग, अलग अलग स्कोप जो है उनमें इंट्रोड्यूस करना ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉयज़ को, ये सब हमारा प्रमोशन और करियर प्लानिंग में आएगा। और लास्ट हो गया हमारा कॉम्पनसेशन, कितनी सैलरी, वेजेस, कमीशन मिलना चाहिए किसी भी पोस्ट के ऊपर, डिजर्व कितना करते हैं, यहाँ पर वो सारा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने की बात आ जाएगी कॉम्पनसेशन में। तो हमने पहले एस्टिमेट किया, फिर रिक्रूट करा, पहले तैयार करा कितने लोग लाने हैं, फिर कहाँ से लाने हैं, हम इनवाइट करा, जाकर आ गए, पता करा ये जो काम के हैं इनको हटाओ, जो काम के हैं ले लेते हैं, उनको उनकी जगह बताई, प्लेसमेंट। जब ये हो गया फिर उनकी ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करी, फिर ट्रेनिंग के बाद ये देखा कि इनको आ भी गया कि नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा कर रहे थे, प्रमोशन कर दी, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, कॉम्पनसेशन भी देना है। ये हमारी हो गई प्रोसेस। और अब हमारा टॉपिक आता है एलिमेंट्स कितने हैं। देखिए एलिमेंट जो हम कहें तो हमारे दो ही फंक्शन के हैं, बाकी हमने पीछे करा ना ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फंक्शन के नहीं है, वो हमने पढ़े थे, डेलीगेशन के एलिमेंट है। फंक्शन में एलिमेंट है एक, तो इसमें डायरेक्टिंग है। एलिमेंट 3 है हमारे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हमारा, इसका मतलब ये बड़े टॉपिक हो जाते हैं, आगे हम इसके सोर्सेज भी पढ़ेंगे, सिलेक्शन के मेनली मेथड पढ़ते हैं और ट्रेनिंग के बारे में भी करेंगे। रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग पीपल, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, कॉम्पिटेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इनवाइट किया, उनको स्टिमुलेट किया सो दैट दे अप्लाई फॉर दी वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी हो गई प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो चाहे वो टीवी पर ऐड आ रही है, चाहे किसी मैगजीन में ऐड आई है, न्यूज़पेपर में आई है, ये सभी की सभी या कंपनी की वेबसाइट पर चल रही है कि हमें कौन कौन से लोगों की वैकेंसी यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन की प्रोसेस जब हम लोगों को रिटन टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह के बेसिस पर चुनते हैं, वो प्रोसेस होगी सिलेक्शन। और जब हम उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उनको कोई स्किल सेट सिखा रहे होते हैं प्रेजेंट जॉब के लिए, जो स्किल इम्प्रूवमेंट का जो भी पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, वो हमारा हो जाएगा ट्रेनिंग। ये तीनों हो गए हमारे इसके एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा 3 एलिमेंट जो हमारे रहेंगे स्टार्टिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि रिक्रूटमेंट करे कहाँ से। सोर्सेज 2 हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे आपको ही अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ लेकर आने हैं, अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन से ही आप अपनी जो ज़रूरतें हैं या एक तरीके से जो भी लोगों की ज़रूरत है अगर वहाँ से लेकर आ रहे हैं तो वो इंटरनल, और बाहर से लेकर आ रहे हैं तो सीधी चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अगर हम लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो इंटरनल हो गया। तो यहाँ पर है इंटरनल और एक्सटर्नल जो है 2 सोर्सेज हमारे रिक्रूटमेंट के रहेंगे। ज़्यादातर जो टॉप पोजीशन होती हैं जिस पर लोगों को प्रमोट ही करके भेजा जाता है, हम सोचते हैं कि वहाँ पर इंटरनल ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल में कौन कौन से सोर्सेज हैं ये देखिए। इंटरनल में ट्रांसफ़र, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में सेम लेवल पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, तो ये हमारी चीज़ क्या हो गई, ट्रांसफर। और प्रमोशन हो गया मूविंग एट द सेम लेवल, ठीक है, एक ही लेवल से एक ही लेवल के ऊपर मूव कराना लोगों को, तो ये तो हो गया ट्रांसफ़र। और मूविंग अप इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। ये हो गई इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके फायदे क्या रहेंगे, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है, जब उनको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी कंपनी में, उनको इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वहाँ पर है तो मोटिवेशन या प्रमोशन के चांसेस, सभी लोगों में मोटिवेशन होती है कि वो अच्छा रिजल्ट देंगे, परफॉर्म करेंगे, तो उनको प्रमोशन मिलेगी। मोटिवेशन रहता है, रिलायबल एम्प्लॉयज़ होते हैं क्योंकि वो पहले से करते जा रहे हैं तो हम उनके ऊपर रिलाई कर पाते हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट कम होती है क्योंकि उनको पहले से काम करने की इंडक्शन ट्रेनिंग तो देनी ही नहीं पड़ती उनको, क्योंकि वो कंपनी के रूल रेगुलेशन से पहले से ही बहुत सही तरीके से वेल ओवर्स उनको नॉलेज रहती है।
टाइम और कॉस्ट कम लगता है। इंडस्ट्रियल वर्कर मैनेजमेंट रिलेशन नॉर्मली अच्छे होते हैं, जहाँ पर हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो हम इंटरनल सोर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन से ही कर लेते हैं। इसके नुकसान क्या रहेंगे? फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता, क्योंकि हम नए लोगों को बाहर से नहीं लेकर आ रहे हैं, पहले से जो लोग हैं उन्हीं को हम ट्रांसफ़र या प्रमोशन करके काम कर रहे हैं। तो फ्रेश टैलेंट या एंट्री ऑफ फ्रेश ब्लड जो है वो हैम्पर होता है। यहाँ पर कहते हैं नए ऑर्गेनाइजेशन को ये अवेलेबल ही नहीं होता, या तो कई बार ये भी कहा है इट इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर रिक्रूटमेंट, क्योंकि हमने नीचे के लेवल से ऊपर ट्रांसफ़र किया, पता चल रहा है ऊपर वाले के लिए जो है वहाँ की तो ज़रूरत होगी, लेकिन नीचे वाली पोस्ट खाली हो गई। तो नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पूरी तरीके से सोल्यूशन नहीं है अगर लोग एक्सेस में नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हैम्पर होती है, नए लोग आ ही नहीं रहे हैं, पुराने बने हुए हैं, उनमें कॉम्पिटिशन भावना धीरे धीरे कम हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम होती है। ये तो हुए इंटरनल के। एक्सटर्नल की बात आती है, एक्सटर्नल में बहुत सारे तरीके दिए हैं और केस स्टडीज़ पर सबसे ज़्यादा आती है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लेकर आते हैं, यहाँ पर है एक्सटर्नल के अंदर। एक्सटर्नल है कि जो भी हमारी वेरियस पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक तरीके से वैकेंट हैं, उनके लिए हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाकर रेस्ट ऑफ जो भी वर्ल्ड है वहाँ से हम लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारी एक्सटर्नल आ गई। एक्सटर्नल में क्या तरीका होता है? देखिए, एक सिंपल सा तरीका है, आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन में खाली पोस्ट है, आप कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ उनके बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन लिखकर फैक्ट्री गेट पर नोटिस की फॉर्म में या नोटिस बोर्ड पर लिख देते हो, बस इतना ही किया। ये तो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो हमारी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है उसके लिए यही मेथड यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये सिंपल सी है, ज़्यादा बड़ी स्केल पर हमें नहीं करनी होती, और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए यही तरीका काम करता है। कैजुअल कॉलर, जो अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी है उनके पास जो है लोग आगे से अप्लाई करते रहते हैं। अनसोलिसिटेड एक तरीके से कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास, जिनको उन्होंने अप्लाई करने के लिए इनवाइट तो नहीं किया था, लेकिन वो रैंडमली वैसे ही अप्लाई करते रहते हैं। उनका भी एक डाटा बैंक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर सकता है, जिनको वो यूज़ कर सकता है। ये हो गया कैजुअल कॉलर। उसके बाद एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रिंट मीडिया में हो गया, डिजिटल मीडिया में हो गया, एडवर्टीजमेंट भी दी जा सकती है। कैजुअल कॉलर के भी सोर्सेज जो हैं एक तरीके से बहुत हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते, क्लैरिकल नेचर की जॉब हो गई अनस्किल्ड के लिए यहाँ पर, या सम स्किल्ड के लिए ठीक रहेगा। एडवर्टीजमेंट हो गई, इसकी भी जब हमें बड़े स्केल के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी रखनी हो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट, लेकिन इसमें कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो मैकेनिज्म होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट की तरफ भी होती है, प्राइवेट की भी होती हैं। वहाँ पर जो भी लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड, वो अपना डाटा, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, किस तरीके की जॉब करना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट है, कितने दायरे में काम करना चाहते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ सबमिट कराते हैं। जिन भी लोगों को ज़रूरत होती है लोगों की, वो वहाँ से डाटा लेकर उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स हो सकता है, यहाँ से भी ले सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजरियल कंसल्टेंट, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है, खासकर जो प्रोफेशनल डिग्री करके लोग निकले रहते हैं, उनकी प्लेसमेंट कराने की जिम्मेदारी या एजुकेटेड वर्कफोर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है प्लेसमेंट एजेंसी, जो एक मीडिएटर का रोल प्ले करती हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जहाँ पर भी कंपनीज हैं उनके बीच में। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज के अंदर जो भी रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं, एक तरीके से वो अपना डाटा सबमिट करा के रखते हैं, अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जब भी कंपनीज को ज़रूरत रहती है वो यहाँ से भी लोगों को ले सकती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, ये जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रेशली जो है एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी अभी पास आउट हुए हैं और बिल्कुल नई स्किल्स पर काम करने वाले लोगों की आपको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं क्वालिफिकेशंस मेनली मैटर करती है। तो वहाँ पर ये कैंपस रिक्रूटमेंट जो है वो चलता है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उन्हीं में से किसी को कहते हो कि आपके पास अगर इस पोस्ट के लिए कोई लोग हैं, कोई जानते हो आप अपनी जानकारी में, तो उनको लेकर आ सकते हो। ये रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला जाएगा, इससे उनका भी मोराल हाई होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बहुत बड़ी स्केल पर आपको लोगों की ज़रूरत रहेगी, एक साथ तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर की भी हेल्प ली जा सकती है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोगों को, जैसे हम देखते हैं कि मूवीज़ में, कई मूवीज़ में बहुत सारे जो डांसर होते हैं उनके लिए इकट्ठे ही बोल दिया जाता होगा किसी को कि ले आए, एक पर्सन का इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर है कि ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये काम कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न अलग से भी दिया हुआ है, टेलीकास्ट अगर आप करवाना चाह रहे हो तो ये तरीका थोड़ा कॉस्टली रहेगा, लेकिन
सब तरीके के लोगों तक आपकी इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाएगी। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक और बहुत एजुकेटेड और स्किल लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका रहता है वेब पब्लिशिंग। आप अपनी वेबसाइट पर या पेड वेबसाइट्स भी हैं जो स्पेशली डेडिकेटेड साइट्स हैं, naukri.com वगैरह, indeed.com ये वगैरह, इन साइट्स के ऊपर भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। देखिए ध्यान से समझिए, केस स्टडी किस तरीके से आती है कि आपको पहले पोस्ट का नाम दे देंगे कि आपको इतने लेबर की जो है वो आपको रिक्रूटमेंट करनी है या तो क्लर्क की करनी है। ये देखना है कि कौन सा किस में काम करेगा, जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। ये जो तरीके हैं लेबर के लिए सही हैं। जबकि आपको टेक्निकल स्किल सीखे हुए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। प्लेसमेंट एजेंसी और कैंपस रिक्रूटमेंट उस समय सबसे ऊपर चली जाती हैं। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट और टेलीविज़न वगैरह वाली चीज़ें जाती हैं। बहुत बड़े स्केल पर आपको लोगों को इन्वाइट करना है। ज़्यादा सारी पोस्ट और आप चाहते हो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इन्फॉर्मेशन, ताकि हम और बेस्ट लोगों को सिलेक्ट कर पाएँ। ये हमारा चला जाएगा एक्सटर्नल में। देखिए इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे। हमें वेल क्वालिफाइड लोग जो हैं उनमें से चुनने का मौका मिलेगा, चॉइस वाइडन हो जाएगी यहाँ पर। तो जो हमारे पास ऑलरेडी है उन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना रहता है। फ्रेश टैलेंट के लिए सोर्सेज मिलता है और कंपटीशन की स्पिरिट बढ़ती है। यानी कि ब्रीफली हम देखें तो जो इसकी पॉजिटिव साइड थी वो इसमें नेगेटिव में, नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में आ गई। नेगेटिव क्या है, एग्जिस्टिंग स्टाफ जो होता है उसमें डिससेटिस्फेक्शन आती है, कई बार प्रोसेस लेंथी रहती है और कॉस्टली प्रोसेस रहती है। अब ये चीज़ है सिलेक्शन की प्रोसेस। फर्स्ट एलिमेंट में हमारे रिक्रूटमेंट वाले में मेनली दो ही टॉपिक हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब कर रहे हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन की बात आती है तो सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से। ये एक पूरी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस दे रखी है, आप इसको एज इट इज़ फॉलो करो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कम ज़्यादा स्टेप हो सकते हैं। किसी किसी पोस्ट के लिए कुछ स्टेप आगे या पीछे भी हो सकते हैं। जैसे कि आर्मी में हो सकता है कि फिजिकल टेस्ट पहले होना हो, रिटर्न बाद में होना हो, लेकिन ये मैनेजमेंट में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस जो है वो दी गई है। सबसे पहले आपने इनवाइट करी, एप्लीकेशन की, हमें जो है लोग जो है ये खाली पोस्ट है, इनके लिए हमें इतनी वर्क फोर्स की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट हो गई। अब सिलेक्शन के प्रोसेस में ये बोला गया रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस बट सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। वाई रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस? क्योंकि रिक्रूटमेंट की सक्सेस डिपेंड करती है एडिंग मोर एंड मोर पीपल इन रिक्रूटमेंट लिस्ट। हम ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करते हैं, जबकि सिलेक्शन में ऑल दोज हु आर नॉट कम्पिटेंट उनको हम माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस है दैट इज डिवाइडिंग द रिक्रूटमेंट लिस्ट इनटू टू पार्ट, दोज हु आर सिलेक्टेड एंड दोज हु आर नॉट, जो नहीं है। तो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड दो तरीके के कैंडिडेट हम बना देते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हैं, जो लोग एक तरीके से अनक्वालिफाइड हैं जॉब के लिए, उनको इसी स्टेज पर हम निकाल देते हैं। यानी कि जिनकी क्वालिफिकेशंस ही पूरी नहीं है कहीं ना कहीं, हम उनको यही निकाल सकते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिक स्टेप होता है, इसके अंदर जो हमने मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस के पैरामीटर दिए हैं, कुछ लोगों ने वही पूरे नहीं किए होते, स्टिल वे अप्लाई कर रहे होते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम यही करते हैं। यहाँ पर जो भी इस तरीके से कैंडिडेट्स होते हैं वो डो नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब, उनको हम निकाल देते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है। यहाँ पर हम सिर्फ उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, हमारी जो भी रिक्वायर्ड है, और वही मैच नहीं होती इसी स्टेप पर। अगर ये स्टेप किया जाता है तो हम आगे की अपनी जो सिलेक्शन है उस प्रोसेस की कॉस्ट को बचा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने ज़्यादा लोगों को पास कर दिया, उनको फिर रिटर्न में बिठाओगे, इंटरव्यू में निकालोगे, मैनेजमेंट का फालतू का टाइम और जो है पैसा खर्च होगा। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ये हो गया। उसके बाद होता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में हम रिटन टेस्ट लेते हैं। रिटन टेस्ट बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें जितने दिए हुए हैं सब करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका पता ये लगाने का है कि आईक्यू जो लेवल है वो पर्सन का कैसा है। आईक्यू लेवल ये पता चलता है कि आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हो, कितनी जल्दी आप नई चीज़ें सीख सकते हो। तो इसके लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, आईक्यू लेवल पता लगाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हो और नई चीज़ें सीख सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ आती है एप्टीट्यूड टेस्ट। किसी रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर आप नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीख पाते हो। इंटेलिजेंस ओवरऑल बात है, लेकिन एप्टीट्यूड है, उस स्पेसिफिक फील्ड में आपको कितना टाइम लगता है नई स्किल्स को सीखने में। ये हमें एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उससे पता चलेगा। आपका उस काम में इंटरेस्ट का लेवल क्या है। और नॉर्मली ये देखा गया है जो कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं वो काम को सीख भी लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते।
इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये पता लगाते हैं आप उस काम में इंटरेस्टेड भी हो या आपको हैव टू की तरीके से वहाँ पर आना पड़ रहा है। तो ये चीज़ हमारी हो गई इंटरेस्ट टेस्ट में होगी। एक होता है इसमें डेक्सेलिटी टेस्ट। आप कोई भी स्किल है उसको सीखे हो लेकिन उसको कितनी स्पीड से एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी जैसे कि आपकी टाइपिंग आती है आपको, ये एक अलग चीज़ है, उसको कितनी स्पीड से हम कर पाते हैं, ये डेक्सेलिटी टेस्ट में होगा। कितनी एक्यूरेसी से और कितनी स्पीड जो है उससे हम काम को कर पाते हैं, ये हमारा होगा डेक्सेलिटी टेस्ट जो है उसके अंदर आ जाएगा। इसी के अंदर ही नेक्स्ट टेस्ट जो आता है हमारा, एक आता है ट्रेड टेस्ट। आपको कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स आती हैं उसमें आपका लेवल कहाँ स्टैंड करता है, ये ट्रेड टेस्ट के अंदर हो जाएगा। एक है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एक्सेस किया जाता है, डिसीजन मेकिंग हो गया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, वहाँ से लेकर सारी चीज़ें जो हम कहें एक तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट में, वो सारी की सारी आपका लेवल ऑफ मेच्योरिटी कह लीजिए, इमोशनल कोशिएंट कह लीजिए, ये हम जज करते हैं, ये हमारा हो जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट में। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये हम सिलेक्शन टेस्ट में रखेंगे। तो ये अलग से टॉपिक है, इसको इसकी जब प्रोसेस आ रही है तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिमिनरी टेस्ट ये स्क्रीनिंग हो गई, फिर इसके बाद हो गई सिलेक्शन टेस्ट, इसके बाद आ जाती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की बात आती है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू काफ़ी इंटेंस लेवल का इंटरव्यू होगा जहाँ पर हम ओवरऑल पर्सनालिटी और एक तरीके से डिसीजन मेकिंग कितना फास्ट है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को कितना बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ये हम पूरा का पूरा चेक करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आपकी डिग्री और आपकी नॉलेज के साथ साथ आप उस नॉलेज को कितना जस्टिफाई कर पाते हो, कितनी फास्ट आप डिसीजन रख पाते हो, कितनी क्लैरिटी से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है या डिसीजन मेकिंग पावर है या जो भी आपने काम किया है उसको प्रेजेंट कर पाते हो, ये हम पर्सनालिटी टेस्ट में, ठीक है, ये हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में जज करते हैं। उसके बाद है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। आपका जो पीछे बैकग्राउंड है, रेफरेंसेस कुछ देने के लिए बोला जाता है, चाहे आपके पास एम्प्लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्कूलमेट्स हो गए, कुछ रेफरेंसेस मांगे जाते हैं जिनके बेसिस पर ये देखा जाता है कोई ख़राब आपकी हिस्ट्री तो नहीं रही है। बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि पास में सब कुछ ठीक रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है सिलेक्शन डिसीजन, कंपनी ले लेती है कि जब उसको लगता है कि बैकग्राउंड भी ठीक है, आपने टेस्ट वगैरह भी सब क्लियर कर दिए, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक में दी, तो कंपनी आपको जॉब ऑफर करने का डिसीजन ले लेती है कि आप सिलेक्ट किए जा रहे हो। उसके बाद ही आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। आजकल कंपनी इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान देती हैं कि मेडिकल फिटनेस जो है वो भी बहुत मायने रखती है। तो आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है एक डिसीज़ की जो कि दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बने। इसके बाद कंपनी डिसीजन लेती है आपको जॉब ऑफर करने की। जॉब ऑफर के लेटर में एक मेन जो चीज़ होती है वो होती है कि आपको कब से रिपोर्ट करना है, और ये सब टर्म्स एंड कंडीशन हम ऑफर पे आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। लेकिन फाइनल जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है कि जब भी एम्प्लॉयज़ जॉब करने के लिए तैयार हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयर की सहमति से जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर तैयार होता है उसको, ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर बना था, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है किस पोस्ट पर कितनी सैलरी पे किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है। ये हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारी टोटल जो है 8 स्टेप की प्रोसेस हो जाती है यहाँ पर हमने की। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट हो गया हमारे स्टाफ के चैप्टर में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स अबाउट योर प्रेजेंट जॉब, जो आपकी प्रेजेंट जॉब को बेटर करने में आपकी हेल्प करे, उन स्किल सेट को सीखना आता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है जो ओवरऑल करियर में आपकी हेल्प करेगी, किसी भी जो है जॉब में चले जाइए, प्रमोशन हो जाएगी, वो वहाँ भी हेल्प करेगी, वो चला जाता है डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आर्मी के अंदर टीचर्स को, जो आर्मी के अंदर उन लोगों को जो ट्रेनिंग मिल रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, इवन कोई टाइपिस्ट के तौर पर काम कर रहा है वो टाइप राइटिंग सीख रहा है, तो ये भी क्या है? ट्रेनिंग है जो आपको उस प्रेजेंट जॉब में ज़रूर हेल्प करेगी। लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी या लैंग्वेज इंप्रूवमेंट पर काम कर रहे हो तो ये चीज़ चली जाती है डेवलपमेंट पर। अब ट्रेनिंग के 2 मेथड रहेंगे। ट्रेनिंग है ऑन द जॉब, ऑन द जॉब करते करते सीखना, ठीक है, ये तरीका हुआ। एक है ऑफ द जॉब, काम करने से पहले आप सीख रहे हो।
लर्निंग बिफोर डूइंग और लर्निंग वाइल डूइंग, दो मेथड है। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, आप एक मास्टर वर्कर के अंदर काम करते हुए सीख रहे होते हो। ये अप्रेंटिसशिप जो है इस मेथड के अंदर आता है। इसके अंदर जो भी हमारा मास्टर जो है वो है या एक्सपर्ट है, उसके साथ हम काम करते हुए सीख रहे होते हैं। उसी की नॉलेज के ऊपर हम कितना सीख पाएंगे ये डिपेंड करता है। ये प्रोग्राम हम देखते हैं, लॉ में भी देखते हैं, सीए में भी देखते हैं, इसी तरीके से चलता है। एक होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो मेथड जाता है, यहाँ पर एक टाई अप होता है एजुकेशनल और बिजनेस इंस्टीट्यूशन के बीच में। वहाँ पर एक तरफ थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर काम कर रहा होता है और एक तरफ काम किसके ऊपर चल रहा होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर काम चल रहा होता है। यहाँ पर ये जो है इंटर्नशिप आती है। तो दो तरीके की हो गई, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप। मास्टर वर्कर के साथ, मास्टर जो वर्कर है उसके साथ सीखते रहे हैं काम, तो ये इस मेथड में चले जाता है। यहाँ पर प्लम्बर वगैरह हो गए, ये भी इसी तरीके से कि हमारे घर पे कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन आता है, उनके साथ एक आधा लड़का एक्स्ट्रा आ जाता है, वो काम सीख रहा होता है। कुछ ब्यूटिशियंस जो होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा जो लड़कियाँ होती हैं वो काम सीख रही होती हैं। वो तरीका हो गया अप्रेंटिसशिप वाला। इंटर्नशिप वाला हो गया कि दो, जिस तरीके से पीजीआई का एग्जांपल ले ले, तो एक तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एक तरफ वो जो भी मेन इंस्टीट्यूशन है उनका, वहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज एक जगह हो रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो एक जगह ले रहे। ये हो गई इंटर्नशिप का। तो मेडिकल वालों को, मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटर्न्स बोलते हैं, जो पीजीआई में है ये इस तरीके से काम सीख रहे होते हैं। इंटर्न्स हो गए जहाँ पर आपकी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है बैलेंस में साथ साथ चल रही रहती है। इसके बाद हो गई वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जहाँ पर भी मैनेजमेंट ने ये देखा कि बहुत सफिस्टिकेटेड मशीनें हैं, बहुत हाई डेफिनेशन प्लांट और मशीनरी है हमारे पास, और उन पर अगर कोई छोटी सी गलती भी कर देगा तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। आपने अगर ये देखें कि जिस तरीके से एयर होस्टेस हो गए या पायलट हो गए, उन लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है बिल्कुल आर्टिफिशियल वैसा का वैसा कॉकपिट का डिज़ाइन किया जाता है तैयार, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। वो बिल्कुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है विच इज़ वेरी आइडेंटिकल टू द रियल एनवायरनमेंट, और वहाँ पर वो उस काम को सीख रहे हैं, वो रियल नहीं है। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग जितना बड़े स्केल पर, जितना हाई डेफिनेशन मशीन के साथ, जितना इंटेंस वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है, जहाँ पर आपकी गलती की कोस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, वहाँ तरीका होगा वेस्टिबल, कि पहले आपको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर काम करना रहता है, उस तरीके से बिल्कुल वैसी ही मशीनों पर जो कि वैसी ही आपकी रियल जैसी चलने वाली हैं, उनके ऊपर काम करते करते आप सीख रहे हो। तो ये तरीका होता है ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेनिंग इज़ एन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, प्योरली इन्वेस्टमेंट है। पहले के टाइम पर ट्रेनिंग पर खर्चे जो है कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर माने गए थे, लेकिन अब ये मान लिया गया ओवर द टाइम ट्रेनिंग पर जितना भी पैसा कंपनीज खर्च करती हैं वो असल में उनका खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो उनकी सबसे बड़ी एसेट जो ह्यूमन है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, जो उनको पैसा कमा कर देती है। ट्रेनिंग में देखिए कौन पैसा लगा रहा है, एक तरफ पैसा लगा रही है कंपनीज, दूसरी तरफ जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो कौन लगा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग लगा रहे हैं। जो सीख रहे हैं ट्रेनिंग, उनका भी कितना मेहनत जा रहा है, उसके बदले में उनको इतना कुछ खास मिल भी नहीं रहा है, लेकिन इसके फ़ायदे भी दोनों को हैं। ट्रेनिंग को इन्वेस्टमेंट है और ट्रेनिंग की यूज़फुलनेस, इसके बेनिफिट दोनों के हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय के बेनिफिट पर, अगर हम ट्रेनिंग अच्छी करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। सीधी बात है, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। आप एक लर्न होकर मार्केट में अपने स्किल सेट को के बदले में सैलरी वेजेस ले रहे हो, तो यहाँ पर जितना आपकी लर्निंग का लेवल बढ़ जाएगा आपकी मार्केट वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। फ्यूअर एक्सीडेंट, आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे अगर हमने चीज़ों को पहले सीख। ज़्यादातर एक्सीडेंट के चांसेस क्या होते हैं, जो चीज़ें हमें पहले सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, हम तब तो ध्यान से सुने नहीं और हमने करना शुरू किया, फिर हमारे साथ गलत हुआ, तो एक्सीडेंट जो है फ्यूअर होंगे, वो एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपका खुद का जॉब सेटिस्फेक्शन जब काम आती है तो हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर हमारे काम की परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो हमारा सही चले जाएगा। ये तो हमारी हुई, और यहाँ पर ये तो हुए एम्प्लॉयज़ को फ़ायदे। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ट्रेनिंग पर खर्च कर रहा होता है उसके लिए भी बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। एक तो हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, नहीं तो हम चीज़ों को वेस्ट कर कर या गलत कर कर, चीज़ें बिगाड़ कर, मशीनें बिगाड़ कर काम करना सीखेंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई रहना ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है।
एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर, लेबर की एब्सेंटिज्म है, वो जल्दी एब्सेंट क्यों रहते हैं या जल्दी छोड़कर क्यों जाते हैं? कई बार उनको काम आ नहीं रहा होता है, वो अपनी गलती छुपाने के लिए जब भी मेन ऑडिट होती है छुट्टी करके बैठ जाते हैं। वो एब्सेंटिज्म, टर्नओवर, उस चीज़ को कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि लोगों की ट्रेनिंग कराई जाए। उनका खुद का सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो हमारा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा अगर हम ट्रेनिंग जो है वो ठीक तरीके से कराते हैं। ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर बेनिफिट हमारे दोनों के ही हैं, एम्प्लॉयज़ को भी है, उनकी स्किल नॉलेज बढ़ेगी, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उनका खुद का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और जो ट्रेनिंग करा रहे हैं कंपनी उनको भी है कि उनके पास सेटिस्फाइड वर्क फोर्स होगी, लेबर टर्नओवर कम होगा, उसके बाद काम की क्वालिटी क्वांटिटी हो गई, स्पीड होगी, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, वो हम कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर। किसी ने कहा कि, और ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ट्रेनिंग लेते हैं अच्छी कंपनीज से और फिर निकल कर दूसरी जगह चले जाते हैं जब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। और कंपनीज भी इस चीज़ को समझती हैं कि ट्रेनिंग पर खर्चा जो वो कर रही हैं हो सकता है फ्यूचर में उसके रिटर्न उनको ना मिले, कोई चले जाए कहीं पर, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। ये कहा गया व्हाट इफ़ वी ट्रेन दैम एंड दे लीव अस। ये बिल्कुल ठीक है, हम उनको ट्रेन करें और वो छोड़ जाएं। स्टिल उन्होंने कहा, फिर मैनेजमेंट का जवाब ये आता है, व्हाट इफ़ वी डोंट ट्रेन दैम एंड दे कीप विद अस, तो मतलब कीप वर्किंग विद अस, वो हमारे साथ काम करते रहे, फिर कहाँ जाएंगे हम, कि हम उनको सिखाएं ना और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो तो और भी बुरा हो जाएगा। एंड दे डोंट, मतलब हमने उनको सिखाया एंड दे डोंट लीव, हमने उनको सिखा दिया, वो छोड़ जाएंगे, चलिए गलत हो गया, हमारा खर्चा गया, लेकिन फिर क्या होगा अगर हम उनको ना सिखाएं और वे हमें ना छोड़ें, फिर आप एक अनस्किल्ड लेबर फोर्स के तरीके से कैसे अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाओगे। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा डिफरेंस है ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में। ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी जॉब ओरिएंटेड है, प्रेजेंट जॉब के बारे में स्किल सेट सिखा देना, आर्मी है आर्मी की ट्रेनिंग करा दी, टाइपिस्ट की ट्रेनिंग करा दी, जो भी काम था उससे रिलेटेड स्किल सेट सिखा दिया, उस जॉब को आप अच्छे से कर पाओगे। ओवरऑल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लेकर आना, जो आपकी प्रेजेंट नहीं, हर तरीके की जॉब में, ज़्यादातर जो लो लेवल मैनेजमेंट की जॉब होती है या वर्कर लेवल की होती है वहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। जितना हम मैनेजमेंट हायरार्की में ऊपर चले जाएंगे वहाँ पर ओवरऑल पर्सनालिटी पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि आप हायर लेवल की जॉब जो है, चैलेंजेस हैं, उनको एक्सेप्ट कर पाओ। और एजुकेशन एक पूरी की पूरी स्किल सेट जो है, जॉब ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है, जनरल नॉलेज देने की प्रोसेस है जिसमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमारा काम किया जाता है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने की प्रोसेस जो है वो एजुकेशन है। तो आज हमारा ये होता है स्टाफिंग जो है उसका रिवीजन हो गई एक वीक, हमने देखा स्टाफिंग क्या है, एचआरएम का ये पार्ट कैसे है, स्टाफिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन की प्रोसेस, ट्रेनिंग के मेथड और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंपल सी चीज़ है, जितना हम ट्रेनिंग पर खर्चा करेंगे उतना ही हम अपने असेट्स जो हैं, वैल्यूएबल जो असेट्स हैं, उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन को इंश्योर कर पाएंगे। चलिए अब करते हैं केस स्टडीज़। चलिए केस स्टडी 1 से शुरू करते हैं और वही मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ऑल्सो स्टेट एनी 3 बेनिफिट दैट वर्कर विल डिराइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर। 3 बेनिफिट बताने हैं जो सुपरवाइजर के डिसीजन से आने वाले, देखिए कौन से हैं। द वर्कर ऑफ एक्स लिमिटेड are unable to work on new and high-tech machine imported by the company to fulfill the increased demand. वर्कर्स जो हैं वो नहीं काम कर पा रहे हैं और मशीनों की क्वालिटी इन्होंने बता दी, थोड़ा सा इंडिकेशन आ जाना चाहिए। Therefore the worker are seeking extra guidance from the supervisor, इसलिए वो सुपरवाइजर से एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए कह रहे हैं। सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन with frequent calls of the worker. Suggest how the supervisor by increasing the skill and knowledge of the worker, आपको क्या इंक्रीज करनी है, स्किल एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर, कैन मेक दम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, वो अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। इसके लिए उनकी नॉलेज का लेवल, स्किल का लेवल बढ़ाना है। प्रेजेंट जॉब की स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने की प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग। तो आंसर आएगा इसका ट्रेनिंग। और इसके क्या बेनिफिट होंगे वर्कर्स को जो मिलेंगे, वर्कर्स को होंगे कि सबसे पहली चीज़ है उनके एक्सीडेंट नहीं होंगे, दूसरी बात है उनकी खुद की प्रमोशन, करियर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उनका मोरल जो है वो हाई रहेगा, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा रहेगा। यही हमारे ने बेनिफिट्स ध्यान से देख ली, इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली मांगा है वर्कर्स के, हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन वाले बेनिफिट नहीं लिख सकते हैं। सेकेंड केस स्टडी है, सेकेंड केस स्टडी पहले क्वेश्चन ही पढ़ी। द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए तो हम केस स्टडी आज स्टाफिंग की कर रहे हैं।
द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड अबव फॉलोज ए पर्टिकुलर प्रोसेस, उसकी प्रोसेस बतानी है, और सोर्सेज आइडेंटिफाइड इन टू, ये पूछ रखा है। ज़ेनिथ लिमिटेड, अब देखिए केस स्टडी सुनता है। ज़ेनिथ लिमिटेड इज़ हाईली रेपुटेड कंपनी एंड मैनी पीपल वांटेड टू ज्वाइन द कंपनी। ठीक है, कंपनी के बारे में हो गया। द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी हैप्पी एंड दे डिस्कस्ड हाउ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। अपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। Aman said that he was introduced by his present sales manager, Mr. John Bennu said that he had applied. एक तो कह रहा है कि मेरे को मैं किस तरीके से आया हूँ कि मेरे को तो प्रेजेंट जो सेल्स मैनेजर है उन्होंने बताया था। ये हो गया रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कि कोई है और उसने वो खुद लेकर आया अपनी रिकमेंडेशन पर। दूसरा कह रहा है मिस्टर जॉन बेनू सेड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू द न्यूज़पेपर एंड वाज अपॉइंटेड। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर से आए हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं वैभव सेड he was neither related to any of the employees of the organization nor there was any advertisement in the newspaper. Even then he was directly called from IIM Ahmedabad from where he was about to, सीधा कैंपस से लेकर आया है, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो 3 लोग हैं, एक कह रहा है कि मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू अप्लाई किया था, एक कह रहा है सेल्स मैनेजर मेरे नॉन है उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, तीसरा कह रहा है मेरे को तो किसी ने नहीं, वहीं से सीधे कैंपस से ही मेरी रिक्रूटमेंट हुई। तो कैंपस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन था, फंक्शन तो स्टाफिंग हो गया, प्रोसेस क्या है स्टाफिंग की, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, रिक्रूटमेंट एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर जो है वो हो गई रिक्वायरमेंट। उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद है प्रमोशन एंड करियर डेवलपमेंट, और लास्ट हमारी कॉम्पनसेशन। तो ये पूरी हमने प्रोसेस लिखी। थर्ड केस स्टडी करते हैं अभी। Name and state the next 3 steps for choosing the best candidate out of the candidates shortlisted. Next 3 steps देखने हैं यहाँ तक इन्होंने कितने तक बता दिया है। उसके बाद हमें देखना है कौन कौन से हमारे स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले निशांत द डायरेक्टर ऑफ ए गारमेंट कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल फ्रॉम वन ऑफ हिज गारमेंट यूनिट। ही वॉज डिसाइडेड दैट this manufacturing unit will be set up in a rural area of Odisha where people have very few job opportunity and labor is available at very low rates. He had also thought of giving equal opportunity to men and women. For this he wanted 4 different heads for sale. Account, purchase, production. He gave an advertisement and shortlisted 10 candidates per post after conducting different selection test. यानी selection test तक का काम तो हो चुका है, उन्होंने खुद ही एस्टिमेट कर लिया इतने लोग चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें हो गई हमारी। अब वहाँ से रेस ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ें हो गई और उन्होंने कहा अब क्या क्या काम करने हैं, उन्होंने टेस्ट भी ले लिए। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, उसके बाद रेफरेंस हो गया और उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि यहाँ तक का स्टेप उसमें केस स्टडी में हो चुका है। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा था नेक्स्ट स्टेप कौन कौन से हैं। 4th क्वेश्चन है, इसकी केस स्टडी है advise the company about any 3 types of selection test describing each in about 20 words that may be used for selecting the desired। आपको बताने हैं यहाँ पर any 3 types of selection test। केस स्टडी देखना है। सतनाम लिमिटेड आर ए मैन्युफैक्चर of gents designer suits with their own trademark। During the year 2013-14 the company employed 30 senior technicians to work on machine imported from America for manufacturing gents designer suits। The technicians were employed on probation of 1 year. They were put on their respective job after 7 months on the job training। उसके बाद है because of the faulty selection process the technician could not perform well। 10 of them left the job on their own and 12 had to be removed by the company during the probation period। Now the company is the process of selecting new technicians। अब कंपनी को आपको एडवाइस करना है कि वो कौन कौन से टेस्ट देख लें। देखिए पहले वो लोगों को लेकर आए और सिलेक्शन प्रोसेस वो ठीक नहीं चली गई सिलेक्शन, इसलिए उनको कुछ छोड़कर चले गए, कुछ निकालने पड़े। अब दोबारा से लेकर आ रहे हैं। अच्छे टेक्नीशियंस चाहिए हमें जो मशीन्स पर ठीक काम कर सकें। पहले आप देखिए ट्रेड टेस्ट लीजिए, क्योंकि आपने इसलिए लोगों को निकाला या वो खुद छोड़ कर गए, उनको काम नहीं आता था। ट्रेड टेस्ट, वो जो भी प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं उनको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। एक बड़ी रीज़न है इंटरेस्ट, इसलिए भी लोग नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते। इस तरीके के कामों में ये भी देख लीजिए कि लोग सिर्फ इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं आ रहे हो,
उनको उस काम में कुछ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आज के टाइम पर बहुत बड़ी होगी एप्टीट्यूड, कि वो नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीख पाते हैं किसी भी स्पेसिफिक। तो ये तीनों चीज़ टेस्ट जो हैं अलग अलग, ट्रेड टेस्ट जो आपकी पर्टिकुलर स्किल्स जो है उसके लेवल कितना इंटरेस्ट, आप उस काम में इंटरेस्टेड भी हो या नहीं हो, टेस्ट का लेवल क्या, एप्टीट्यूड, उस काम से रिलेटेड नई स्किल्स सीखने में कितना टाइम लगता है। ये टेस्ट 3 हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे। अब 5th केस स्टडीज जो हम वो कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट फंक्शन इज शी सपोज टू परफॉर्म। बिल्कुल ईजी ही है, स्टार्टिंग ही कर रहे हैं आज, तो फिर भी देख लेते हैं। Ms. Neelam recently completed her post-graduation diploma in human resource management. A few months from now, a large steel manufacturing company appointed her in its human resource manager. As of now, the company employs 800 persons as an expansion in plan in hand, and where may require another 200 persons for various type of additional requirement. अब उसको इतने सारे लोगों को लेकर आना है तो कौन सा फंक्शन करना है, स्टाफिंग फंक्शन की बात आ जाएगी। 6th केस स्टडी में पढ़ रही हूँ। सबसे पहले नेम द इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के हमारे कौन से सोर्सेज होने वाले, इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं, हमें ये पहचानना है। और यहाँ पर यही चीज़ें और इनकी मेरिट्स भी बतानी है। आशीष द मार्केटिंग मैनेजर, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योतिजा HRM एंड और द सेनर एंटरप्राइजेज लिमिटेड डिसाइडेड टू लीव द कंपनी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति द HRM and requested her to fill up the vacancy before leaving the organization, informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy. Jyoti suggested that she could be moved up in hierarchy. Moved up in hierarchy, promotion है, internal source हो गई। She would do the needful. The CEO agreed for the same. Miss Alka Pandit contacted Keith, a recruiter who advertises for the post of marketing head for Sener Enterprises. They were able to recruit a suitable candidate for the company. उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं वो खुद किसके लिए ट्राई कर रही है, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जा रही है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज। उसके बाद एक दिया हुआ है रमन्स वैकेंसी वॉज फिल्ड अप बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेड। एज इट इज़ लाइन दी हुई है इसकी एक्सप्लेनेशन में। अनसोलिसिटेड एक्सप्लेनेशन जो है वो किस में आ रही है, ये हमारी ठीक है कैजुअल कॉलर्स में हो जाती है। मेरिट्स क्या रहेगी, इंटरनल की अलग है, टाइम पोस्ट आपका बच गया, ट्रेनिंग के खर्चे बढ़ गए, एक्सटर्नल की अलग है, फ्रेश टैलेंट आपके पास आ जाएगा, ये इसके फायदे हो जाते हैं। 7th केस स्टडी कर लेते हैं। 7th केस स्टडी है, इसमें है नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज़ नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपरली। हमें वो स्टेप आइडेंटिफाई करना है जो नहीं किया गया है ठीक तरीके से। एंड स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेजेस और 2 स्टेजेस और बताएंगे। देखिए रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज a publishing company. Its book on business studies for class 12th is in great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. The employees have to work overtime and the holiday to cater to the demand. And on holiday to cater to the demand. Manager in that marketing department are under stress and they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to dissatisfaction among the employees and manager. देखो अगर ओवर स्ट्रेस है तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि कौन सा स्टेप है वहाँ पर उन्होंने नहीं करा है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर प्लानिंग नहीं हुई है, वर्कलोड ज़्यादा, वर्क फोर्स जो है इतनी है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन है तो एक से ज़्यादा काम संभालने पड़ रहे हैं तो एस्टिमेशन गलत गया, फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सब चीज़ें इसी के ऊपर जाएंगी। उसके बाद है 8th केस स्टडी कर लेते हैं। 8th केस स्टडी में है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ one of the function of management identified when company accessed the approximately 88 additional workers were required, out of which 8 would work as head of different department and 10 would work as subordinate. और स्टेप बताना है हमें इसको कवर करने के लिए कौन सा लेना है। The company was manufacturing LED bulbs which were in great demand. It was found that the target of producing 300 bulbs a day was not met by the employees. On analysis, it was found that workers were not at fault. Due to electricity failure, shortage of workers, the company was not able to achieve the set target and alternative arrangement were needed.
To meet the increased demand, the company assessed that approximately 88 additional workers required, out of which 8 would work as head of different department and would work subordinate under each head. The required qualifications and job specification are also listed. उसके बाद है, it was also decided the necessary election should be given to encourage women backward persons with this special ability to assume responsible position in the organization. All efforts were made to match the ability of the applicants within the nature of work. Concept कौन सी जा रही है? सिंपल है, वर्कलोड एनालिसिस जा रही है, कितना काम है उसके लिए कितने लोगों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सब वहाँ पता लगाते हैं। और ये स्टाफिंग की कौन सी स्टेप पर होता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद इन्होंने पूछा 3 स्टेप और बताने हैं। रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन जाता है। इसके बाद हमारी केस स्टडी है, 9th केस स्टडी हम कर रहे हैं। पहला है, नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय येलो सिक्योरिटी लिमिटेड, स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और कौन से स्टेप उनको लेने चाहिए। तो ये 3 हमारे क्वेश्चंस हैं। मोहित गुप्ता इज वर्किंग विद येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड. He is also recruiting security guards for the company. The company provided security services in Delhi and Noida at short notice to various companies. The guards were recruited on temporary basis. The guard provided by this company are known for their honesty and punctuality. ठीक है, मिस्टर मोहित गुप्ता is well known in his village for providing employment to unskilled people. Name the source of recruitment. सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वहाँ पर वो कौन सा यूज़ कर रहा है? बाहर से लेकर आ रहे हैं, एक्सटर्नल चला जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताना था, उसमें उसके साथ साथ यहाँ पर बताया नेम द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज, उन्होंने जो यूज़ करे उसकी डिसएडवांटेज जो है, वैसे उन्होंने रेफरेंस बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ें चेक करी। और यहाँ पर है ये स्टेप तो ज़रूर होने चाहिए। इसके डिसएडवांटेज जो हैं वो कौन कौन से चले जाएंगे? एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही जाएगा, टाइम और कॉस्ट कंज्यूमिंग है, ट्रेनिंग बहुत खर्चे, क्योंकि अनट्रेंड लोगों को लेकर आ रहे हैं तो ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी के बढ़ जाने वाले हैं। 10th केस स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 कंसेप्ट एक्सप्लेन इन अबव कंसेप्ट. Gitu Limited is a big organization having various departments in it. In its marketing department, number of employees is much more than required, whereas in purchase department, some of the posts are lying vacant and there is shortage of staff. Advise the HR manager as to what method he should follow to balance the demand of employees in both department. The accountant is sent to learn the new software for accounting to prepare. ठीक है, the books of accounts faster and accurately. He was further sent for orientation to improve the motivational and conceptual skills. तो यहाँ पर कौन कौन सी कंसेप्ट है? सीधी है, एक जगह तो रिक्वायर्ड जो काम सीखना है ट्रेनिंग जा रही है, दूसरी जगह पर उनको और ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ जा रहा है डेवलपमेंट के बाद आ रही है। इन कंसेप्ट में डिफरेंस हमें करना है। सूटेबिलिटी है, करंट जॉब को बेटर करने के लिए ट्रेनिंग होती है, जॉब के चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए हायर लेवल पर डेवलपमेंट जाएगी। मेथड है, ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग में चूज़ करे जाते हैं, डेवलपमेंट में ऑफ द मेथड जाएंगे। एक जॉब ओरिएंटेड है, एक करियर ओरिएंटेड है। और आज की लास्ट केस स्टडी कर रहे हैं, इसमें है 11th केस स्टडी है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस दैट द इन्फोसिस हैज़ फॉलोड इन द अबव पैरा। ठीक है, और यहाँ पर बताने हैं 2 स्टेप और बताने हैं इसके बाद जो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पर उसके बाद। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, इन्फोसिस सेट डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक टाइमलाइन, timeliness, quality of work carried, customer satisfaction, peer satisfaction, business potential were considered. The personal skill of the employees were also evaluated based on their learning and analytical ability. Communication skills, decision making, change management, planning and organizational skills. Each of these criteria were measured on a scale of 1 to 5. यहाँ पर कह रहे हैं हर एक जो काम कर रहे हैं उनकी हम मेज़र कर रहे हैं। इस तरीके से ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो भी एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको इवेल्युएट कर रहे हैं। उन्होंने बेसिस भी बताए। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद 2 काम और कौन कौन से बचते हैं? सिंपल है, प्रमोशन एंड करियर डेवलपमेंट, और लास्ट हो गया कंपनसेशन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको सही तरीके से पढ़िए, फिर भी आपकी प्रॉब्लम है तो शेयर कर दें।